समसामयिक विश्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की संकल्पना राजनीतिक सत्ता संरचना में एक महत्वपूर्ण घटक बन चुकी है। यह आंदोलन दुनिया भर में फैल चुका है। इसका संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलनों में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, फिलीपींस में पीपल्स पावर आंदोलन, पूर्वी यूरोप में साम्यवाद की अहिंसात्मक विफलता इत्यादि द्वारा सदृढ़ता प्रतिपादन किया गया है। गांधी जी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की सफलता का सत्याग्रह के एक संगठन शक्ति के रूप में उभरने से बड़ा ही सरोकार रहा। सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह के प्रभावों की गवेषणा किए बगैर 20वीं शती के इतिहास के बारे में चर्चा करना जन आंदोलन की नितांत आधार तथा समाज विज्ञान के अध्ययन को बदनाम करना ही होगा। सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह के गांधीवादी तरीके ने शासन कला की संकल्पना को एक नया आयाम दिया। 11 फरवरी 1992 को दुबई ए वर्ल्ड विदाउट वॉर गांधीज्म एंड द गार्डन वर्ल्ड पर सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण गांधी स्मृति व्याख्यान देते हुए डॉ देसाकू इकेंडा ने कहा, चूंकि हम अभूतपूर्व युद्ध व हिंसा की इस क्षति के अवसान पर आ पहुंचे हैं, अपने सर्वमान्य लक्ष्य के रूप में हम एक युद्धमुक्त संसार की रचना के प्रयास में हैं। इस नाजुक घड़ी में हम इस महान दार्शनिक से जो सीख सकते हैं अवश्य समझना चाहिए, यानी वो इंसान जिसकी आध्यात्मिक विरासत को सटीक रूप से मानवता की अमूल्य निधियों में से एक 20वीं शती की एक अलौकिक घटना कहा जा सकता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य होता है एक निरंतर नैतिक विकास के लिए मानसिक अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आत्म कार्यान्वयन की प्रक्रिया में मदद करना। सत्याग्रह की यथार्थ संकल्पना ने राजनीति की संकल्पना को एक नया अर्थ और अवस्थिति प्रदान की है। डॉ मार्टिन लूथर किंग जूनियर सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की संकल्पना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, यदि मानवता को उन्नति करनी है, गांधी अपरिहार्य हैं। उनका जीवन, विचार व कर्म एक शांति व सौहार्दपूर्ण विश्व की दिशा में प्रस्तुत होते मानवतावादी दृष्टिकोण द्वारा प्रेरित था। स्वीडन के अर्थशास्त्री गुनार म्योल ने कहा, अल्पविकसित देशों में सुसंपन्न समाजों में सामाजिक उद्वेग के गहराते संकट की घड़ी में ऐसा प्रतीत होता है कि गांधीवादी विचार व प्रयोजन सिद्धि साधन उत्तरोत्तर युक्तिसंगत हो जाएंगे। मानवाधिकार उल्लंघन, गरीबी व भूख का उल्लेख न करते हुए आर्थिक नियंत्रणवाद हेतु संघर्ष व हिंसा की सदा बढ़ती योजनाबद्ध प्रक्रिया के साथ एक हिंसक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में गांधी जी की सविनय अवज्ञा व सत्याग्रह संबंधी संकल्पना उत्तरोत्तर गति पकड़ती जा रही है। सविनय अवज्ञा व सत्याग्रह की संकल्पना ने मानवमुक्ति आंदोलनों के सिद्धांत व व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह वस्तुतः दुनिया भर में सामाजिक व राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित करती रही है। अहिंसा व सविनय अवज्ञा के गांधीवादी सिद्धांतों की जड़ें सत्याग्रह की संकल्पना में ही है। प्रतिनाभिकीय व ग्रीन मूवमेंट्स 1987 में चेकोस्लोवाकिया में राज्य नियंत्रणवादी साम्यवादी शासन का अंत तथा सर्बियाई नृजातीय अत्याचार के विरुद्ध कोसोवो में लोगों का विरोधांदोलन बीती शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण अवज्ञा आंदोलन हैं। जातीय व नृजातीय अंध देशभक्ति के उदय और भूमंडलीकरण प्रक्रिया के पतनोन्मुख स्वभाव ने सामाजिक व राजनीतिक आंदोलनों की एक रणनीति के रूप में सविनय अवज्ञा व सत्याग्रह की भूमिका को फिर से उजागर किया है। तेरह दशमलव दो सविनय अवज्ञा की संकल्पना। सविनय अवज्ञा शब्द पद, जो दुनिया भर में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की एक रणनीति के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, का कोई सटीक और विशिष्ट संपृक्तार्थ नहीं है। आमतौर पर 1849 में एक निबंध के शीर्षक के रूप में इस शब्द पद को प्रयोग करने का श्रेय हेनरी वेविट थोरो को जाता है। बोरो ने अपने निबंध का शीर्षक रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट को बदलकर सिविल डिसोबीडियंस अर्थात नागरिक शासन का विरोध के स्थान पर सविनय अवज्ञा लिखा। इस बात का बहरहाल दस्तावेज रूप में कोई प्रमाण नहीं कि थोरो ने इस शब्द को स्वयं ही गढ़ा था। नहीं उसके द्वारा इसके संकेतार्थ कोई कारण ही दिया गया है कि उसने अपने निबंध का शीर्षक क्यों बदला। सविनय अवज्ञा की संकल्पना का एक लंबा और परिवर्ती इतिहास है, जिसमें यूनानी युग से लेकर आज तक की लगभग पूरी मानवीय विचारधारा समाहित है। इस अवधारणा का औचित्य प्रतिपादन और विश्लेषण अनेक दार्शनिक, राजनीतिक व भाषाई दृष्टिकोणों से करने का प्रयास किया गया है। सविनय अवज्ञा संकल्पना किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रतिपादित व रचित ऐसे कानून अथवा नीति के सार्वजनिक उल्लंघन कार्य अथवा प्रक्रिया को इंगित करती है जो कोई व्यक्ति अथवा कोई समूह अनुचित और अथवा असंवैधानिक मानता है। आवश्यक है कि सरकारी कानून अथवा नीतियों का यह उल्लंघन एक पूर्व विचारित कृत्य हो और यह चेष्टा पहले से ही घोषित हो। कानून का उल्लंघन संभवतः हिंसा अथवा अहिंसा का रूप ले सकता है। यह सक्रिय अथवा निष्क्रिय ही सकता है। चूंकि सविनय अवज्ञा की मूल प्रवृत्ति जनचेतना को जगाना ही है, उक्त व्यक्ति अथवा समूह को कानून अथवा नीतियों के उल्लंघनार्थ दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। सविनय अवज्ञा की कार्यवाही अथवा अकार्यवाही को सविनय अवज्ञा के रूप में अर्ह सिद्ध होने के लिए खुले रूप में दृढ़ता के साथ रखना पड़ता है। कानूनी प्रावधानों का महज अनुपालन ही स्वयं सविनय अवज्ञा को जन्म नहीं देता। सविनय अवज्ञा की अवधारणा न्याय व सर्वकल्याण में निहित है और इसका अंत कतई सीमित नहीं होना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल उद्देश्य विरोधों के रहते विवेक जगाना और उनके सद्विवेक की अभ्यर्थना करना होता है। यद्यपि सविनय अवज्ञा की कार्यप्रणाली किसी भी हिंसक नृत्य अथवा अहिंसक कार्यवाही के सीमित ढांचे में प्रतिबंधित नहीं है, अनेक ऐतिहासिक अथवा मनोवैज्ञानिक कारणों से नागरिक अधिकार आंदोलन के अधिकांश व्यवहारता अहिंसा के प्रति वचनबद्ध हैं। सविनय अवज्ञा के कुछ शांतिवादी विश्वासकर्ता यहां तक मानते हैं कि अहिंसा के प्रति एक संपूर्ण वचनबद्धता हिंसा के संभावित प्रयोग के मुकाबले नीतिशास्त्र की दृष्टि से श्रेष्ठ है। समकालीन साहित्य में सविनय अवज्ञा की संकल्पना भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन का विरोध करने हेतु महात्मा गांधी व उनके अनुयायियों द्वारा अपनाई गई एक राजनीतिक रणनीति के रूप में समझी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी इस रणनीति को सफलतापूर्वक प्रयोग किया। सविनय अवज्ञा की अवधारणा का उल्लेख करते हुए महात्मा गांधी ने कहा, मैं मानता हूं यह सविनय अवज्ञा सामान्यतः सरकार की नीतियों अथवा कानूनों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किया जाने वाला कानून के प्रतिकूल एक सब लोगों के लिए खुला हुआ अहिंसात्मक और विवेकी कृत्य है। सविनय अवज्ञा इस अर्थ में एक राजनीतिक कृत्य है कि यह ऐसे नैतिक सिद्धांतों द्वारा औचित्य प्रतिपादित कार्य है जो नागरिक समाज व जन कल्याण की अवधारणा को परिभाषित करते हैं। यह तदुपरांत राजनीतिक अभिशंसाओं पर निर्भर करता है जो किसी अथवा समूहितार्थ किसी खोज के सामने होती हैं। एक संवैधानिक लोकतंत्र के उदाहरण में हम मान सकते हैं कि इस संप्रत्यय में उस न्याय की अवधारणा शामिल है जिसके इर्द गिर्द संविधान स्वयं व्याप्त है।
13.3 सविनय अवज्ञा संकल्पना का इतिहास। 13.3 सविनय अवज्ञा संकल्पना का इतिहास। सविनय अवज्ञा की संकल्पना का एक लंबा और रंग-बिरंगा इतिहास है। यूनानी नाटकों में एंटीगोन प्रसंग के रूप में यह धारणा बहुत प्रसिद्ध थी। यही मूल प्रसंग था लाइसिस्ट्रेटा के युद्धरोधी मूल का, जहां महिलाओं ने अपने पुरुषों को छोड़ देने के अलावा एक्रोपोलिस तथा ट्रेजरी ऑफ एथेंस पर कब्जा भी कर लिया था। नागरिक कानून तथा विवेक के बीच इस संघर्ष को जेरूसलम में मूर्ति प्रचलितीकरण हेतु यहूदियों के निष्क्रिय विरोध में देखा जा सकता है। मानव सभ्यता के लंबे इतिहास भर में वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं राज्य के राजनैतिक प्राधिकरणों के बीच हमेशा संघर्ष होते आए हैं। सरकारी कानून अधिदेशों का पालन करने अथवा न करने में मर्जी रखने की स्वतंत्रता हमेशा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल विषय रहा है। सुकरात ने सत्य का पालन और सत्य की खोज को ही मानव जीवन का मूल उद्देश्य माना। उनके अनुसार न्याय सत्य का एक अवयव है। यद्यपि उनका दृढ़ विश्वास था कि व्यक्ति एक सुव्यवस्थित समाज में ही विकास कर सकता है और राज्य का आज्ञापालन करना उसका नैतिक कर्तव्य है, वह विवेक के विषय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वह इस बात का पुरजोर समर्थन करते थे कि राज्य को किसी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार करने हेतु बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं है। यही वह क्षेत्र है जहां उन्होंने सविनय अवज्ञा की भूमिका का औचित्य प्रतिपादन किया। पूर्ववर्ती ईसाईजन सविनय अवज्ञा आंदोलनों का प्रयोग परमेश्वर के प्रति धार्मिक व नैतिक आज्ञापालन हेतु तर्क के रूप में करते थे। पश्चिमी देशों में यही था सर्वप्रथम अहिंसात्मक अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिद्धांत का प्रयोग सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में अनेक अवसरों पर किया जाता रहा है। सविनय अवज्ञा की आधुनिक संकल्पना का उद्गम थॉमस हॉब्बस जैसे अनुभववादियों के लेखों में पाया जाता है। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति ने हॉब्बस को बाध्य किया कि वह मौलिक नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत को सरकार के आज्ञापालन हेतु आधार रूप में अंगीकार करे। उसने स्वीकार किया कि लोगों को अधिकारों की गारंटी देने के लिए राज्य को एक नागरिक शांति का माहौल सुनिश्चित करना चाहिए। वह राज्य में लोगों का असम्मत होने का अधिकार देने को तैयार नहीं थे। वह एकमात्र स्थिति जिसके तहत लोग असम्मत होने का अधिकार रखने के हकदार थे तब थी जब वह राज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने और समाज में नागरिक शांति सुनिश्चित करने में पर्याप्त रूप से सबल न हो। सविनय अवज्ञा का अधिकार वस्तुतः हॉब्बस की विशिष्ट शर्तबंदी में अंतर्निहित था। जॉन लॉक का मत था कि लोगों को अपनी मूल स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करने और एक नई सरकार स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। यदि वह राज्य के प्राधिकरणों के विरोध न्याय सांगत्य के विषय में इतना सटीक और स्पष्ट न भी हो, वह स्वीकार करते थे कि लोगों को स्वतंत्रताएं, अधिकार व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु अहिंसात्मक व हिंसात्मक दोनों प्रकार को सविनय अवज्ञा चेष्टाएं करने का अधिकार प्राप्त है। विरोधार्थ अधिकार संकल्पना निर्धारित करने हेतु अनुभवजन्य उपयोगितावादी उपगमय का विश्लेषण करते समय हेनरी डेविड थोरो ने एक आदर्शवादी अराजकतावादी दृष्टिकोण अपनाया। उनका दृढ़ विश्वास था कि ऐसे किसी भी नागरिक कानून को विद्यमान रहने का नैतिक समर्थन प्राप्त नहीं है जो नैतिक कानून के क्षेत्रों का अतिक्रमण करने का प्रयास करे। 1948 की सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा, जिसने मनुष्य के मूल अधिकारों हेतु मानवीय आधारों पर जोर दिया, थोरो के दावे का समर्थन करती है। अपने क्रिटिसाइज ऑफ ह्यूमन नेचर में डेविड ह्यूम ने सविनय अवज्ञा की एक इच्छा स्वातंत्र्यवादी संकल्पना प्रस्तुत की है। जेरेमी बेंथम ने दृढ़ता के साथ कहा कि सद्विवेकी नागरिकों को कर्तव्यों के साथ साथ हित की भी विषय वस्तु के रूप में विरोधोपायों को अंग बनाना पड़ता है। जेम्स मिल ने सविनय अवज्ञा अवधारणा की ओर एक विरोधाभासी रवैया अपनाया। उसने सीमित सविनय अवज्ञा के समर्थन अधिकार का विरोध करते हुए हिंसात्मक क्रांति के अधिकार का समर्थन किया। थॉमस हॉब्बस, जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम तथा जेम्स मिल जैसे सभी अनुभववादी जन स्वतंत्रता वाली एक नकारात्मक संकल्पना के पक्ष में थे। उन्होंने वैयक्तिक स्वतंत्रता की मूल शर्त के रूप में निग्रह के अभाव पर जोर दिया। सरकारी प्राधिकरण के हर तरह के अनुचित प्रयोग के विरुद्ध उनके विचारों ने सविनय अवज्ञा की आधुनिक परिकल्पनाओं हेतु मूल आधार प्रदान किया। आइडियलिस्ट स्कूल यानी आदर्शवादी विचारधारा सविनय अवज्ञा संकल्पना के प्रति कम सत्कारशील थी। अरस्तु से लेकर रूसो तथा हेगेलियन के साथ साथ मार्क्सवादी परंपराओं के समर्थक भी सभी ने व्यक्ति के ऊपर राज्य के महत्व पर जोर दिया है। स्वतंत्रता की सकारात्मक संकल्पना पर जोर देते समय इन आदर्शवादियों का मत था कि स्वतंत्रता की सकारात्मक संकल्पना केवल किसी समष्टि के प्रति एक अप्रतिबंध निष्ठा द्वारा ही संपादित की जा सकती है। सिंडिकलिस्ट्स अर्थात श्रमिक संघवादियों ने केवल लोकतांत्रिक श्रमिक संघ नेतृत्व के आज्ञापालन पर जोर दिया ताकि सकारात्मक स्वतंत्रता क्षेत्रों तक पहुंच बने। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आदर्शवादी, टॉलस्टॉय अथवा समाजवादी बैकुनिन, क्रोपोत्किन परंपरा में अराजकतावादियों ने हमेशा स्वतंत्रता की सकारात्मक संकल्पना पर आधारित राज्य व्यवस्था के एक समूचे परित्यजन हेतु दलील दी है। वस्तुतः उन्होंने सविनय अवज्ञा के माध्यम से मनुष्य के सामाजिक आत्मबोध को एक नया उपगम्य प्रदान किया है। राजनीति सिद्धांती जन मानव धर्म की धारणा को सविनय अवज्ञा की आधुनिक धारणा के एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में लेते हैं। यद्यपि अरस्तु व सिसरो दोनों ही नागरिक अवधारणा के किसी सिद्धांत को आगे बढ़ाने में असफल रहे, इस विषय पर उनके दृष्टिकोणों ने निश्चित तेरह दशमलव चार सविनय अवज्ञा सिद्धांत और अस्तित्ववादी दर्शन। अस्तित्ववादी दर्शन से निष्कर्षित अन्यत्र भाव प्रसंग समसामयिक सविनय अवज्ञा परिकल्पनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एल्बर्ट कामू को इस क्षेत्र में एक अग्रणी निबंध लेखक माना जाता है। यद्यपि एल्बर्ट कामू व जॉन पॉल सार्त्र दोनों तथा अन्य अस्तित्ववादी विचारकों का विश्वास है कि वैधता अथवा विधिसंगतता हेतु अथवा आज्ञापालन हेतु किसी भी नैतिक अथवा राजनीतिक प्राधिकरण के दावे के लिए कोई वैध आधार नहीं है। कामू उत्पीड़न विरोध पर अपने नजरियों के बारे में ज्यादा स्पष्टवादी थे। उनका मत था कि न्यायाधीशों का सम्मान कानून के सम्मान से ऊपर होना चाहिए। अपने नामबेल पुरस्कार संबोधन में कामू ने अपनी ही जानकारी पर निर्भर रहने से इनकार और उत्पीड़न के विरोध की पुरजोर वकालत की। वह शारीरिक बल प्रयोग तक के विरुद्ध नहीं थे, तथापि उन्होंने इसे हमेशा राज्य की निकृष्टतम हिंसा से लड़ने हेतु एक सर्वोच्च बुराई के रूप में माना। उन्होंने प्रत्येक सत्ता संभ्रांत तथा राज्य प्राधिकरण को न्याय का शत्रु माना। उन्होंने शांतिवादियों को सदिवादी शून्यवादियों के रूप में देखा।
13.5 सविनय अवज्ञा व सत्याग्रह की गांधीवादी संकल्पना। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के इतिहास में पुरोगामी सिद्धांती माना जाता है। सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की गांधीवादी संकल्पना हमारे इस दौर में मानवता को महानतम योगदान है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, मेरा विश्वास है कि एक अधिराष्ट्रीय आधार पर विश्व में शांति लाने की समस्या केवल एक बड़े स्तर पर गांधी पद्धति लागू करके ही हल होगी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा, अपनी पृष्ठभूमि से मैंने अपने विनिमयकारी ईसाई आदर्श हासिल किए, गांधी से मैंने संग्रामिक तकनीक सीखी। गांधी जी ने अपनी सविनय अवज्ञा संकल्पना को सत्याग्रह अथवा सत्य बल के नाम से पुकारा। उनके अनुसार सविनय अवज्ञा शब्द पद में विशेषण नागरिक का अर्थ हुआ शांतिपूर्ण मद्र और एक सभ्य विरोध। उनके अनुसार निष्क्रिय विरोध की संकल्पना सत्याग्रह की पूर्ण विवक्षाओं को समझ लेने हेतु अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाइंसाफी और यादृच्छिकता का विरोध हमें न सिर्फ नकारात्मक रूप से ही करना चाहिए बल्कि ऐसा बिना किसी विद्वेष भाव से भी करना चाहिए। इसके पूर्ववर्ती चरण में गांधी जी ने निष्क्रिय विरोध को एक दुधारी तलवार बताया था। उन्होंने कहा, यह उसे सुखी बनाता है जो उसे प्रयोग करता है और उसे भी विरुद्ध यह प्रयोग किया जाता है। रक्त की एक बूंद भी बहाए बिना यह दूरगामी परिणाम देता है। एक उचित उद्देश्य हो, असीम कष्ट हेतु समाई हो और हिंसा का परिवर्जन हो तो जीत पक्की है। तदोपरांत गांधी जी ने निष्क्रिय विरोध शब्द पद का प्रयोग छोड़ दिया और सत्याग्रह शब्द को चुना। सत्याग्रह की संकल्पना किसी भी घृणा भाव और हिंसा साधन से रहित है। यह आत्मिक शुद्धता पर आधारित है। टॉलस्टॉय की भांति गांधी जी राजनीतिक कार्यों के प्रति अपनी प्रतिज्ञाओं में सभी प्रकार की हिंसा को विरुद्ध थे। आर्नेस गांधी पर एक अग्रगामी सिद्धांती ने गांधी जी की राजनीतिक कार्य के नैतिक रूप से स्वीकार्य विधानों को खोजने और क्रियान्वित करने में रचनात्मक कल्पना और असामान्य उद्भावनी शक्ति पर जोर दिया है। सत्याग्रह सरकार के यादृच्छिक तरीकों और कार्यों के प्रति अहिंसात्मक विरोध की अनन्य कार्यविधि वास्तव में मानवता को उनका महानतम उपहार है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा, गैरजबरदस्ती और सत्य अविच्छेद्य हैं। उन्होंने कहा कि अहिंसा सावन है, सत्य साध्य है। गांधी जी ने सत्याग्रह का सामाजिक आंदोलनों के लिए एक उत्तोलक के रूप में प्रयोग किया। सविनय अवज्ञा व सत्याग्रह की गांधीवादी संकल्पना को समझने के लिए इस विषय पर गांधी जी के दृष्टिकोण को विस्तार से जानने की आवश्यकता है। गांधी जी ने कहा, सत्याग्रह आमतौर पर लोगों को सविनय अवज्ञा अथवा नागरिक विरोध के रूप में दिखाई पड़ता है। यह नागरिक इस अर्थ में है कि यह अपराधात्मक नहीं है। विधिमंजक खुले रूप से और शिष्ट रूप से अनुचित कानून तोड़ता है और चुपचाप उनके उल्लंघन का दंड भुगतता है। साथ ही विधि प्रदाताओं की कार्रवाई के विरुद्ध अपने विरोध दर्ज करने के लिए उसके लिए अप्रतिबंधित है कि वह ऐसे अन्य कानूनों की अवज्ञा करके, जिनका उल्लंघन नैतिक चरित्रहीनता नहीं बनता, राज्य से अपना सहयोग वापस ले ले। मेरे विचार से सत्याग्रह की सुंदरता और प्रभावोत्पादकता इतनी बृहद और शिक्षा इतनी सरल है कि इसका प्रचार बच्चों में भी किया जा सकता है। गांधी जी ने पुरजोर वकालत की कि अनुचित कानूनों की सूरत में सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव करना हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। 1920 में उन्होंने लिखा, मेरी इच्छा है मैं हर व्यक्ति को समझा सकूं कि सविनय अवज्ञा व्यक्ति का स्वाभाविक अधिकार है। मनुष्य होने के नाते वह इसे अविरत नहीं छोड़ता। सविनय अवज्ञा इसी कारण जब राज्य अराजक अथवा जो वही चीज है भ्रष्ट हो गया हो, एक सेवार्पित कर्तव्य हो जाता है। साथ ही वह नागरिक जो ऐसे राज्य से वस्तु विनिमय करता है, भ्रष्टाचार अथवा अंधेर में सहभागी होता है। हंटर कमेटी जो भारत सरकार द्वारा 1919 में उपद्रवों की जांच पड़ताल करने हेतु गठित की गई थी, के समक्ष अपने साक्ष्य में गांधी जी ने दावा किया कि सविनय अवज्ञा की मांग अपेक्षित है और एक लोकतंत्र में विधिसंगत भी है। उन्होंने इसके संवैधानिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। हंटर कमेटी को इस बात के जवाब में कि यदि वह खुद एक गवर्नर होते तो कानून तोड़ने वालों के साथ क्या व्यवहार करते, गांधी जी ने उत्तर दिया, यदि मैं सरकार का प्रभारी होता और ऐसे आदमी से रूबरू होता कि जो पूरी तरह से सत्य की खोज में हिंसा दंड प्रयोग के बिना अनुचित कानूनों से प्रतिकार चेष्टा के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है, मैं इसका स्वागत करता और स्वीकार करता है कि वे ही सर्वोत्तम संविधानवादी हैं और एक गवर्नर के रूप में मैं उन्हें सलाहकार बतौर बगल में बैठाता जो मुझे सही राह दिखाते। कुछ लोगों ने एक सार्वभौम तत्वज्ञान के रूप में सत्याग्रह की प्रभावोत्पादकता पर संदेह किया है। गांधी जी की अभिदृष्टि विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्ति, भारतीयों द्वारा सरकार संचालन तक सीमित नहीं थी। उन्होंने भारत की आत्मा हेतु संघर्ष किया, न कि महज एक दृश्यमान राज्य व्यवस्था हेतु। सविनय अवज्ञा व सत्याग्रह की संकल्पना में सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह दोनों ही एक विवाद समाधान सिद्धांत के रूप में गहरे अंतर संबद्ध है। गांधी जी ने कहा, तजुर्बे ने मुझे सिखाया है कि शिष्टता ही सत्याग्रह का सर्वाधिक कठिन भाग है। शिष्टता का यहाँ अर्थ अवसर विशेष हेतु संस्कृत वाणी की अधिक सथी मृदुलता नहीं है, वरन एक अंतर्जात मृदुलता और प्रतिद्वंद्वी का भला करने की इच्छा है। इन्हें स्वयं को सत्याग्रह के प्रत्येक कृत्य में प्रकट करना चाहिए। उक्त अवधारणा के नए दिग्विन्यास ने शासनकला में विवाद समाधान के यथार्थ उपगम्यों हेतु एक काल्पनिक आयाम प्रदान किया है। वस्तुतः मानवजाति के नितांत अस्तित्व को मौजूदा खतरा प्रत्येक मनुष्य में केवल हृदय के एक क्रांतिकारी परिवर्तन। 1920 में उन्होंने लिखा, मेरी इच्छा है मैं हर व्यक्ति को समझा सकूं कि सविनय अवज्ञा व्यक्ति का स्वाभाविक अधिकार है। मनुष्य होने के नाते वह इसे अविरत नहीं छोड़ता। सविनय अवज्ञा इसी कारण जब राज्य अराजक अथवा जो वही चीज है भ्रष्ट हो गया हो, एक सेवार्पित कर्तव्य हो जाता है। साथ ही वह नागरिक जो ऐसे राज्य से वस्तु विनिमय करता है, भ्रष्टाचार अथवा अंधेर में सहभागी होता है। हंटर कमेटी जो भारत सरकार द्वारा 1919 में उपद्रवों की जांच पड़ताल करने हेतु गठित की गई थी, के समक्ष अपने साक्ष्य में गांधी जी ने दावा किया कि सविनय अवज्ञा की मांग अपेक्षित है और एक लोकतंत्र में विधिसंगत भी है। उन्होंने इसके संवैधानिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। हंटर कमेटी को इस बात के जवाब में कि यदि वह खुद एक गवर्नर होते तो कानून तोड़ने वालों के साथ क्या व्यवहार करते, गांधी जी ने उत्तर दिया, यदि मैं सरकार का प्रभारी होता और ऐसे आदमी से रूबरू होता कि जो पूरी तरह से सत्य की खोज में हिंसा दंड प्रयोग के बिना अनुचित कानूनों से प्रतिकार चेष्टा के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है, मैं इसका स्वागत करता और स्वीकार करता है कि वे ही सर्वोत्तम संविधानवादी हैं और एक गवर्नर के रूप में मैं उन्हें सलाहकार बतौर बगल में बैठाता जो मुझे सही राह दिखाते। कुछ लोगों ने एक सार्वभौम तत्वज्ञान के रूप में सत्याग्रह की प्रभावोत्पादकता पर संदेह किया है।
गांधी जी की अभिदृष्टि विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्ति, भारतीयों द्वारा सरकार संचालन तक सीमित नहीं थी। उन्होंने भारत की आत्मा हेतु संघर्ष किया, न कि महज एक दृश्यमान राज्य व्यवस्था हेतु। सविनय अवज्ञा व सत्याग्रह की संकल्पना में सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह दोनों ही एक विवाद समाधान सिद्धांत के रूप में गहरे अंतर संबद्ध है। गांधी जी ने कहा, तजुर्बे ने मुझे सिखाया है कि शिष्टता ही सत्याग्रह का सर्वाधिक कठिन भाग है। शिष्टता का यहाँ अर्थ अवसर विशेष हेतु संस्कृत वाणी की अधिक सथी मृदुलता नहीं है, वरन एक अंतर्जात मृदुलता और प्रतिद्वंद्वी का भला करने की इच्छा है। इन्हें स्वयं को सत्याग्रह के प्रत्येक कृत्य में प्रकट करना चाहिए। उक्त अवधारणा के नए दिग्विन्यास ने शासनकला में विवाद समाधान के यथार्थ उपगमों हेतु एक काल्पनिक आयाम प्रदान किया है। वस्तुतः मानवजाति के नितांत अस्तित्व को मौजूदा खतरा प्रत्येक मनुष्य में केवल हृदय के एक क्रांतिकारी परिवर्तन वाले गांधीवादी उपगम द्वारा ही दूर किया जा सकता है। हर एक राजनीतिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है एक ऐसे सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें व्यक्तिजन अपने निरंतर नैतिक विकास की मानसिक अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। सविनय अवज्ञा व सत्याग्रह की गांधीवादी पद्धति अकेले ही सभ्य समाज में ऐसे परिस्थितियां बनाने में मदद करती है जिनमें रहकर राज्य व्यवस्था में प्रगति व समृद्धि हेतु एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में सभी मूल्यों व पद्धतियों की कदर की जा सकती है। डॉ किंग ने नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान इस गांधीवादी पद्धति को बड़ी ही सफलतापूर्वक लागू किया। उन्होंने कहा, हर समुचित कानून एक संहिता है जो नैतिक कानून अथवा ईश्वरीय कानून के साथ समंजनकारी है। हर अनुचित कानून एक ऐसी संकेत की है जो नैतिक कानून के साथ समन्वय से परे है। थॉमस एक्विनास के शब्दों में, हर अनुचित कानून एक ऐसा मानवीय कानून है जिसकी जड़ें शाश्वत और प्राकृत कानून में नहीं जमती। कोई भी कानून जो मानव व्यक्तित्व को उन्नत करे समुचित है, कोई भी कानून जो मानव व्यक्तित्व को अवनत करे अनुचित है। सभी पार्थक्य विधान अनुचित हैं क्योंकि पृथक्करण आत्मा को विकृत करता है और व्यक्तित्व को क्षतिग्रस्त। गांधी जी ने अहिंसा का संकेत देने के लिए सविनय अवज्ञा में नागरिक पर जोर दिया। अहिंसा, जिस पर कि इस विश्लेषण में प्रकाश डाला गया है, सकारात्मक के साथ साथ एक नकारात्मक संपृक्तार्थ भी रखती है। अपने नकारात्मक रूप में इसका अर्थ होता है किसी भी जीव हेतु अक्षति। अपने सकारात्मक रूप में इसका अर्थ है विशालतम प्रेम और वृहत्तम श्रद्धा। बौद्ध साहित्य में इसको रचनात्मक सहस्तित्व की एक प्रवृत्ति के रूप में महत्व दिया गया है। हेनरी थोरो के अनुसार, यदि उच्च मूल्य और निम्न मूल्य के बीच कोई विवाद है तब नागरिक को किसी भी सूरत में राज्य विधान के समक्ष अपने सद्विवेक को नहीं तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधिकर्ता राजनयिक राज्य की ऐसा मुख्यतः अपने दिमाग से करते हैं और चूंकि वे बिरले ही कोई नैतिक भेदभाव करते हैं। ये गैर इरादतन दुष्टात्मा की अपेक्षा पूर्ति की संभावना वैसे ही रखते हैं जैसे कि परमात्मा की। कुछ गिने गिने लोग ही राज्य की अपेक्षा पूर्ति अंतःकरण से भी करते हैं और इसलिए अनिवार्य रूप से इसे बहुधा बचाते हैं। कानून के लिए किसी भी प्रकार के अनुचित आदर की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह लोगों को अनेक अनुचित काम करने के लिए संकट में डालेगा। जहां अनैतिकता और वैधता में संघर्ष होता है, एकमात्र बाध्यता जो मैं मानने का अधिकार रखता हूं वो है किसी भी समय वह करना जो मैं सही समझाता हूं। जो मुझे करना है वो है यह देखना किसी भी कीमत पर कि मैं स्वयं को उस अन्याय के हाथों न सौंप दूं जिसकी मैं निंदा करता है। दिसंबर 1929 में हुए कांग्रेस के लाहौर सत्र में पारित किए गए स्वतंत्रता संकल्प के अनुसरण में कांग्रेस पार्टी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। यह अधिराज्य का दर्जा दिए जाने हेतु कांग्रेस की मांग स्वीकार करने से ब्रिटिश राज के इनकार का परिणाम था। लाहौर षड्यंत्र केस, 1929 में जेल में जतिन दास की दुखदांत मृत्यु, मेरठ षड्यंत्र केस जैसे कारकों ने भी कांग्रेस को स्वतंत्रता की मांग हेतु बाध्य किया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन अनेक रूपों में व्यक्त हुआ, जैसे व्यापक कानून उल्लंघन, ब्रिटिश माल का बहिष्कार, सेना व पुलिस द्वारा समर्थन वापसी और सरकार से असहयोग। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने हेतु 1930 में सरकार को लिखे गए अपने पत्र में इन सभी नौगों पर प्रकाश डाला था। गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। तदुपरांत अपनी भारत वापसी पर ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने इसका प्रयोग चंपारण, खेड़ा और बारडोली के दमित श्रमिकों व किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए किया। गांधी को उद्धत करने के लिए सत्याग्रह की बात करना एक हथियार की बात करना है, वह हथियार जो वैधता द्वारा सीमित किए जाने से इनकार करता है। चुनौती, अवैधता और कार्रवाई अनेक बाबियों हैं जिनसे सत्याग्रह लैस है। चूंकि सत्याग्रह हिंसा को अग्राह्य करता है, वह अवैधता से संबंध नहीं तोड़ता। गांधी जी ने हमेशा उचित साधनों के मूल्य पर जोर दिया। उनके अनुसार अनुचित साधन एक असत साध्य में फलित होते हैं, असत्य का सहारा लेकर कोई सत्य तक नहीं पहुंच सकता। सत्य आचरण ही सिर्फ सत्य तक पहुंचता है। अहिंसा सत्य में ही निहित है। गांधी जी द्वारा आत्मकष्ट और सत्याग्रह पर जोर दिए जाने के कारण कई बार उनकी भर्त्सना की गई है। कुछ तो इसका गांधी के चरित्र में मासोवाद, परपीड़न, कामुकता के पुट के रूप में वर्णन करते हैं, जबकि दूसरों ने भारतीय आध्यात्मिकता पर जोर देने हेतु हिंदू धर्म ग्रंथों को छान मारा है। परंतु आत्मकष्ट और सत्याग्रह हेतु गांधीवादी उपगमय का वैयक्तिक आत्मसंतापन से किंचित ही सरोकार है। यह किसी उद्देश्य की कामयाबी हेतु एक साधारण सी शर्त है। इसका मतलब यह नहीं कि सत्याग्रह हेतु संघर्ष में कोई कष्ट नहीं होगा। सहज रूप से इसका अर्थ है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिकथन और उसका असम्मत होने का अधिकार। यह तरीका प्रायः किसी विरोधी की मनोदशाओं को बदलने हेतु एक मनोवैज्ञानिक साधन के रूप में काम करता है। गांधी जी ने कहा, निष्क्रिय विरोध के दौरान एक उपयुक्त अवसर आने पर शस्त्र प्रयोग हेतु संभावना होती है। सत्याग्रह में खुर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियों में भी शारीरिक बल प्रयोग निषिद्ध है। शस्त्र प्रयोग के साथ साथ ही हो सकता है कि निष्क्रिय विरोध किया जाए। सत्याग्रह और पाश्विक बल चूंकि एक दूसरे के प्रतिवाद है, ये कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। सत्याग्रह की गांधी जी की संकल्पना धर्म व आध्यात्मिक मूल्यों में उनकी आस्था का ही परिणाम है। उनका विश्वास था कि सर्वोच्च स्थिरीकृत सिद्धांत जो सभी प्राणियों व ब्रह्मांड को संचालित करता है वह प्रेम व अहिंसा के सिवा और कुछ नहीं है, और गीता ने अहिंसा का यह संदेश प्राण बल के रूप में दिया। सत्याग्रह की गांधीवादी संकल्पना महज कोई विवाद समाधान अथवा अन्याय का अहिंसात्मक विरोध साधन नहीं है। यह एक एकीकृत संकल्पना है जिसमें एक सत्याग्रही की संपूर्ण जीवन प्रक्रिया आती है। इसमें शामिल है सत्य, अहिंसा, प्राजलता, अपरिग्रह, चोरी न करना, स्वदेशी, निर्भयता, जीविका उद्योग, अस्पृश्यता निवारण इत्यादि।
सविनय अवज्ञा सत्याग्रह की एक शाखा है। सभी सत्याग्रह कभी भी सविनय अवज्ञा नहीं हो सकते, जबकि सविनय अवज्ञा के सभी उदाहरण सत्याग्रह के उदाहरण हैं। गांधी जी ने कहा, इसका मूल अर्थ सत्य पर डटे रहना है, यानी कि सत्य बल पर। मैंने इसे प्रेम बल अथवा प्राण बल नाम दिया है। 13.6 व्यवहार में सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा व सत्याग्रह की गांधीवादी अवधारणा समकालीन विश्व में प्रासंगिकता रखती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उस पीढ़ी की आवाज को ही गुंजायमान किया जब उन्होंने कहा, गांधी एक जीवित सत्य मानवतावाद के एक प्रतीक थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग 1913 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हेतु दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवर्सल की और अपने कूच में किया। यही था गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा का प्रथम वास्तविक जन आंदोलन। गांधी जी स्मट्स प्रशासन को परेशान करने के पक्ष में नहीं थे। जब उन्हें लगा कि स्मट्स महोदय मुसीबत में हैं, उन्होंने अपने परियोजक कूचों में से एक को स्थगित कर दिया। गांधी जी की इस कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए लुइस फिशर, एक पुरोगामी पत्रकार ने लिखा, अंततः गांधी ने स्मट्स पर जीत हासिल नहीं की बल्कि उन्होंने स्मट्स को ही जीत लिया। 1918 में गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग अहमदाबाद के वस्त्रोद्योग कर्मी हेतु अपने अभियान के दौरान किया। भारत में गांधी के नेतृत्व में चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलनों के कुछ उदाहरण हैं। 1930 का नमक सत्याग्रह, 1930 में ही स्वतंत्रता सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1939 में अछूतों को सामाजिक स्थिति सुधारने हेतु उनका आमरण अनशन। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने औपनिवेशिक शासन से आजादी की मांग करने हेतु सविनय अवज्ञा को गांधीवादी पद्धति को अपनाया। कुछ ऐतिहासिक व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन हैं। 1952 में दक्षिणी अफ्रीकी सरकार की पृथकवासन नीतियों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1957 में जोहान्सबर्ग बस बहिष्कार और शार्पविल जनसंहार के विरुद्ध चीफ अल्बर्ट जे. लुथुली के नेतृत्व में 1960 का कूच। अमेरिकी बमबारी के खिलाफ दक्षिण वियतनाम में बौद्धों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन अहिंसा सिद्धांत से ही प्रेरित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अन्य ऐतिहासिक उदाहरण रहे डेनमार्क और भीर में जर्मन प्रग्रहण के विरुद्ध आंदोलन, 1950 के दशक में सिसिली में डैनिलो डोल्की की हड़ताल, पश्चिमी यूरोप में आणविक निःशस्त्रीकरण अभियान, पोलैंड में अहिंसात्मक प्रदर्शन, 1953 में तत्कालीन सोवियत संघ में वोल्कोटा जेल विद्रोह, 1955 में मोंटगोमेरी नागरिक अधिकार कूप और 1965 में ऑकलैंड में सैनिक अड्डे की ओर वियतनाम विरोधी युद्ध प्रयाण। सविनय अवज्ञा आंदोलन दुनिया भर में दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है।